हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? होपफुली ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी गुड। और उम्मीद कर रहा सबको बहुत अच्छे से आईएनपीएचओ की तैयारी जो लोग कर रहे हैं या जो आगे करने वाले हैं उनको एक आइडिया चाहिए होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आईएनपीएचओ पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2023 का जो पेपर आया था उसमें 2 क्वेश्चन लल्लू पंजू, ये तीसरा क्वेश्चन ठीक कैटेगरी में मतलब जो डुएबल सिचुएशन में था, और चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो था जो इसके बाद हम के वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, आप उसके बाद की वीडियो देख सकते हैं। चौथे और पांचवें क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा दिमाग और लगाना था, जहां पर प्रैक्टिकलिटी को काफी अच्छा इन्वॉल्व किया गया था। मतलब आईएनपीएचओ में अगर बात करें तो जो 2023 का डिफिकल्टी स्टेटस, तो 2 इजी, 1 मॉडरेट और लास्ट के 2 डिफिकल्ट जोन के क्वेश्चंस थे जो जिस तरीके से। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉडरेट जोन का क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कशन तो बहुत छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। मतलब आज के इस लेक्चर से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पीवी डायग्राम को समझना है और फिजिक्स या पीवी डायग्राम के स्पेस को फिजिक्स में कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। आपको इस लायक बनाने की कोशिश करूंगा कि आप डायग्राम देखते ही, ग्राफ देखते ही चुटकियों बता दो कि ग्राफ में क्या हो रहा है, कि आप डायग्राम देखो और आपको पता चले कहानी कैसे सेट होने वाली है। तो सबसे पहले कुछ पिक्चर्स आपके दिमाग में लेकर आऊंगा, लेकिन आइए पहले उसके पहले एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जल्दी से आ जाते हैं। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पहले बता दें क्या लिखा है। बोलोगे 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस गोज थ्रू अ लीनियर प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी एज शोन द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। द टेम्परेचर इज ए, टेम्परेचर एट ए इज टी ए बराबर 227 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस इज सच दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द हीट इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द गैस। मतलब ए से बी जाते हुए लगातार है और हीट की सप्लाई की गई है इस पूरे प्रोसेस में। ये आपको कंडीशन दे दी गई। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज 5/3, मतलब गामा की वैल्यू अपने को 5/3 बता दी गई दोस्तों। और पूछा गया ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन, कितना होगा इन द प्रोसेस। ठीक है, अब मैं पहला आपका थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा डीप डाउन चलते हैं और कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं ताकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप कैसे उसको ठोक बजा दें उसको समझते हैं। क्योंकि एक बार याद रखिएगा आईएनपीएचओ में लगभग लगभग हर बार ऐसा होता है कि एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब जरा जल्दी से समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीवी स्पेस। पीवी स्पेस को कैसे समझें, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं पीवी स्पेस को समझाता हूं। पी और वी अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे कुछ ये है, ये डायग्राम्स बने हुए हैं, ये कुछ लाइंस बना दी मैंने और यहां पर कुछ ऐसे लाइन बना दी मैंने। अब यहां पर क्या है बेटा कि प्रेशर और वॉल्यूम स्पेस जो है, प्रेशर और वॉल्यूम स्पेस जो है बेटा, इस प्रेशर वॉल्यूम स्पेस में हर एक पॉइंट का अपना एक प्रेशर अपना एक वॉल्यूम। आपने कहा सर क्या नई बात बता दी आपने, ये P1 बोल दिया, ये V1 बोल दिया, तो इस पॉइंट का एक अपना स्पेस हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग इसका एक टेम्परेचर होगा क्योंकि P1 V1 बराबर nRT1, राइट। तो इसका एक टेम्परेचर होगा T1। तो हर एक पॉइंट किसी ना किसी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पहली पॉइंट क्या है कि पीवी स्पेस में जो पॉइंट होगा वो गैस के कुछ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन या टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मेंटेन करना गलत हो जाएगा, एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब अगर आप पूछता इसका टेम्परेचर क्या है तो आप बोलते सर यहाँ का प्रेशर अगर P2 है और यहाँ का वॉल्यूम अगर V4 है तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा P2 इंटू V4, दैट शुड बी इक्वल टू nRT। T2 या T3 जो भी आप लिखना चाहें इसको T2 लिख देते हैं, तो इसका टेम्परेचर T2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो ये पीवी डायग्राम है, इसका हर एक पॉइंट एक टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पहली बात क्या समझी, पहली बात क्या समझी कि ईच पॉइंट ऑन स्पेस, ईच पॉइंट ऑन स्पेस is a representation of a temperature, is a representation of a temperature। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात समझ में आती है। अब क्या होता है इसमें सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आइसोथर्म्स के बारे में। तो मैंने कहा देखो बेटा जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आइसोथर्म्स की बात करूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, कांस्टेंट होता है। तो अब अगर उन पॉइंट्स की बात करूं तो जैसे ये आइसोथर्म्स बनते जाते हैं, मैं थोड़े से दो आइसोथर्म्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते इंफिनिटी के अलावा। तो ये आइसोथर्म्स, ये आइसोथर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ये आइसोथर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब आपने कहा इन पर स्थित सभी पॉइंट, अगर यहां पर पी और वी का मल्टीप्लाई करें, यहां पर पी वी का मल्टीप्लाई करें, तो सारे पी और वी के मल्टीप्लीकेशन सेम रहेंगे। तो ये क्या है, ये बोलते हैं आइसोथर्म्स। और आप सभी ने पढ़ा है दैट पीवी बराबर एनआरटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आइसोथर्म दूर चले जाते हैं, तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ ग्राफ क्या हो गया, एनआरटी अपॉन वी। तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं सी अपॉन वी। तो सी जितना ज्यादा होगा उतना आइसोथर्म दूर जा रहा होगा। तो ये आइसोथर्म ऐसे दूर जा रहा है। आपने कहा कितने आइसोथर्म होंगे, आपने कहा इनफाइनाइट। सर सी बढ़ाते चलो आइसोथर्म बढ़ते जाएंगे। सबसे बेसिक आइसोथर्म जो होगा वो आपका सबसे पीछे की तरफ आएगा, मतलब सबसे कोल्डेस्ट पीछे होंगे, और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपके टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होगा, ऐसा अपन मान सकते हैं बेटा। तो ये देखिए आइसोथर्म्स बन गए ऐसे। तो ऐसे मैं कुछ आइसोथर्म्स आपके सामने बनाता हूं। अब यहां पर बेटा बेटा अब सब लोग ध्यान सुनिए कि यहीं से मेन ट्विस्ट चालू हो रहा है। अब ये क्या है, ये है टेम्परेचर की बढ़ता हुआ, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बेटा अब यहां पर समझना कि जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन की बात करते हैं, निगेटिव स्लोप फंक्शन की बात करते हैं, तो निगेटिव स्लोप की अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊं, निगेटिव स्लोप की अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊं, लेट अस सपोज निगेटिव स्लोप की मैंने एक लाइन यहां पर बनाई, ये वाली, यहां से शुरू किया, एक ऐसी लाइन बना दी। थोड़ा इसका कलर और चेंज करते हैं, का कलर करते हैं, नहीं हाँ, और इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। मान लीजिए बेटा कि मैंने एक यहां से लाइन बनाई कुछ इस तरीके से, ये मेरी एक लाइन थी जो मैंने डिफाइन कर दी यहां पे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, कोई एक जनरल लाइन है, ठीक है ना। अब ये जो जनरल लाइन है, ये जो जनरल लाइन में डिफाइन किया, इसको बोला पीवी डायग्राम। क्या बोला बेटा, पीवी डायग्राम। अब ये मेरी एक स्लोप है। अब पहले इसको इसको समझना कि इसकी कहानी कैसे है, क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। ये ग्राफ कुछ यहां से चला पी नॉट से, और मान लीजिए यहां कुछ खत्म होता है बी नॉट पर। ये एक अपने पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो इस रास्ते चल रही है ए से बी की तरफ, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बड़ी शानदार, बहुत मजेदार। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक चीज मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को, जो आप सभी को बड़े ध्यान से देखनी है, और वो क्या है, इसके साथ जरा एक बार जल्दी से ना थोड़ी सी बेसिक कहानी समझाऊंगा। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखना, बेटा बेटा मेरे बेटा ध्यान से, अगर 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 मैं एक पीवी डायग्राम की बात करता हूं, मैं एक इस स्टेज पे था, वॉल्यूम। बेटा मेरे सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, नजरें एकदम ऊपर, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि हमने अपने गैस को एक्सपेंड करेंगे, ये थोड़ा दूर बनाता हूं ताकि देखने का नजरिया अच्छा हो जाए। ये V है और ये V प्लस डीवी है, याद रखिएगा V प्लस डीवी है, थोड़ा सा वॉल्यूम का चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहां से यहां तक अगर मैं आइसोथर्मली एक्सपेंड करता तो ये ग्राफ आता। तो अगर मैं V से आइसोथर्मली एक्सपेंड करता तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता, दिस इज आइसोथर्मल, ठीक है ना, फॉर दिस स्मॉल सिचुएशन। करेक्ट है पॉइंट, आपने कहा सर ठीक है। तो आपने कहा इस आइसोथर्मल की क्या प्रॉपर्टी, आपने कहा सर जो यहां का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर यहां का होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट का टेम्परेचर कैसा होगा। तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर यहां का टेम्परेचर इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब टी प्लस डेल्टा टी। क्यों ज्यादा होगा, सर यहां प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम तो वही है, तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा तो मल्टीप्लीकेशन पी समथिंग मोर से होगा। अरे बोलो 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 बोलो, टेम्परेचर क्या डिफाइंड, पी, मतलब मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर P1 था, यहाँ का प्रेशर P2 था, तो यहाँ का प्रेशर इनके बीच में आएगा ना, तो यहाँ का वॉल्यूम जो होगा P2 इंटू V प्लस डेल्टा भी रिप्रेजेंट हो रहा होगा। लेकिन इस पॉइंट का जो होगा वो P2 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, P2 प्लस डेल्टा पी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई V प्लस डेल्टा भी। यहाँ के टेम्परेचर को डिपेंड कर रही होगी, तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ T प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इसके नीचे के बिंदु की बात करता तो आप बोलते सर यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम होता, तो यहाँ T माइनस डेल्टा टी होता। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बस एक यही पकड़ लिया, मजा आ जाएगा, लाइफ जिंगल आला हो जाएगी। आपने कहा पी से वी, तो अगर मेरी लाइन
या अगर मैं इस सेगमेंट में बस एक चीज समझनी, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस सेगमेंट में यहां से यहां गया और मैं इस सेगमेंट में यहां से यहां गया, मैंने दो रास्ते बना दिए आपके भाई, जरा ध्यान से देखिए, एक ए से मान लेते हैं ये बी रास्ता है और एक ये सी रास्ता है। तो अगर मैं ए टू बी जाता तो मुझे बताओ क्या होता। मैं एक बार बता दूं, आइसोथर्मल में ए से लेके इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, आइसोथर्मल है तो ए से इसको ए डैश लिख देते हैं। तो सिर्फ आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में बताना, ए से ए डैश आइसोथर्मल, ठीक है ना। और बहुत छोटे चेंज की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आपने कहा अगर मैं ए से बी जाऊंगा, तो डेल्टा यू होगा। आपने कहा सर यहां से यहां तक का डेल्टा यू जीरो था, क्योंकि ए से ए डैश तो ये, तो डेल्टा यू फॉर ए टू ए डैश कितना है, आपने कहा जीरो। तो यहां पर जो भी आपने हीट सप्लाई की है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। क्या मैंने सही बोला? अगर मैं ए से बी जाता तो जो वर्क डन होता वो कैसा होता और डी यू होता वो कैसा होता। तो आप बोलते डेल्टा यू या डी यू लिखूं, तो मैं बोलूंगा डी यू फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का डी यू ये ज्यादा होगा इन कंपेयर टू ए से ए डैश, मतलब आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में। एट द सेम टाइम ये भी बोल सकता हूं कि यहां से यहां जो वर्क डन होगा वो भी ज्यादा हुआ होगा फ्रॉम ए टू ए डैश। अरे देखो 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 देखो, क्या ये बात समझ में आती है क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग? कि देखो टेम्परेचर भी बढ़ा और ऊपर है तो एरिया अंदर कर भी ज्यादा होगा, तो ऊपर है तो एरिया अंदर कर भी ज्यादा है, इसका मतलब यहां का वर्क डन भी हमको ज्यादा करना पड़ रहा होगा। तो मतलब ये दोनों चीजें बड़ी बात है। इस प्रोसेस में डी क्यू फ्रॉम ए टू बी जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन डी क्यू फ्रॉम ए टू ए डैश। मतलब आपको यहां पर ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही होगी, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही होगी। अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। और इस केस में अगर आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। क्या यहां पर आपने देखा, आपने बोला टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मतलब इस जगह पर जो रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज होगा dt बाई dv इट इज ग्रेटर देन जीरो। और अलोंग द आइसोथर्म ये जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है। तो अलोंग द आइसोथर्म अगर आते हैं तो dt बाई dv कैसा होता है, शून्य होता। बट यहां पर dt बाई dv मतलब टेम्परेचर का चेंज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, इस टेम्परेचर बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं यहीं पर डिस्कस करूं ए से ई प्रोसेस को, तो क्या बोलोगे, ए से सी प्रोसेस, माय मिस्टेक, ए से सी। तो आप बोलेंगे सर यहां पर डी यू निगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो। क्यों सर, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। अब यहां पर ये टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, तो इस केस में dt बाई dv कैसा होगा, आपने कहा लेस देन जीरो होगा। dt बाई dv टेम्परेचर घटेगा, आपने कहा du निगेटिव होगा। वर्क डन, आपने कहा सर वर्क डन ए से सी का जो होगा ये छोटा होगा इन कंपेयर टू वर्क डन फ्रॉम ए टू ए डैश। मतलब यहां पर आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में कम काम करना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ है तो उसका एरिया अंडर कर्व कम होगा, इसका एरिया अंडर कर्व तो सिर्फ इतना ही वाला होगा और इसमें आइसोथर्मल में इतना ऐड ऑन हो रहा होगा। तो आपने कहा सर इस केस में वर्क डन भी कम करना पड़ रहा होगा। तो इस केस में हीट सप्लाइड, तो आपने कहा सर एक तो डी ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है और प्लस वर्क डन भी कम हो गया है। अब ध्यान से समझना इसी बात को, बस यहीं से कहानी सेट हो गई अपनी। तो आपने कहा डी क्यू जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आपने कहा सर ए से सी में ये छोटा होगा इन कंपेयर टू डी क्यू फ्रॉम ए टू ए डैश। लेकिन खैर मेरे लिए मेजर कंसर्न ये नहीं, मेरे लिए मेजर कंसर्न ये है। तो अगर आप आइसोथर्म के नीचे से आए, मतलब उस पॉइंट पर आपका स्लोप आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में अगर ज्यादा निगेटिव हो गया, मतलब नीचे से निकल के आ रहे हो, तो मतलब आपका टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ घटेगा। और अगर आप इसके ऊपर से आ रहे हो तो टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ बढ़ेगा। पहला बेसिक पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का, समझे कि नहीं समझे, कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं डीवी टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूं और आपका स्लोप ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में, तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और दूसरा नीचे आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। आपने कहा सर बहुत अच्छी। अब इसी चीज को यहीं पर अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा यहां पे देखो जितने ऊपर वाले पॉइंट है आइसोथर्म नीचे चल रहा है, यहां पर ऊपर है,
तो बताओ जब तक ऊपर है, देखो यहां पर ये कौन सा पॉइंट हुआ, आपने कहा सर यहां पर स्लोप बराबर हो गया, इसके पहले सारे पॉइंट को जरा एक बार घूरो, सब लोग घूरो ध्यान से, और मुझे बताओ ये किस सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स में, ए बी वाले में, मतलब इसके ऊपर है या इसके नीचे है, देखिए और बताइए। आपने क्या कहा, आपने कहा सर देखो हर जगह कहीं पर भी मैं किसी भी पॉइंट पर देखो, यहां पर ये वाला आइसोथर्म कटेगा, यहां पर ये वाला, यहां पर ये वाला, ऐसे अनंत होंगे, लेकिन सारे आइसोथर्म नीचे से जा रहे हो, नीचे से जा रहे हो, नीचे से जा रहे हैं, मतलब ये ऊपर से जा रहा है, मतलब जब मैं इस लाइन के अलोंग बढ़ूंगा तो मेरा टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होगा, माई टेम्परेचर इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेट अस सपोज मैंने इस पॉइंट को बोल दिया, लेट अस सपोज मैंने इस पॉइंट को बोला ए, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बोला बी, और यहां पर मैंने इस पॉइंट को बोल दिया सी। तो अगर आप ध्यान से घूरेंगे जब तक ये टेंजेंट नहीं आती, और देखो भैया दो बातें हमेशा याद रखना कि दो आइसोथर्म कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यहां से निकल के वापस ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं, जो नीचे है वो हमेशा नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो आइसोथर्म ऊपर है वो हमेशा ऊपर है, और जो आइसोथर्म नीचे है वो हमेशा नीचे है। तो ये एक बात हमेशा देखना कि दो आइसोथर्म कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसके ऊपर के जितने पॉइंट्स हैं उन सभी में लाइन ऊपर है और आइसोथर्म नीचे आ रहा है, तो हर जगह देखो स्लोप इसका ज्यादा निगेटिव है और इसका कम निगेटिव है। तो यहां पर देखो तो ऊपर वाली लाइन है अपनी, मतलब आइसोथर्म नीचे है और अपन ऊपर से आ रहे हैं, मतलब सोचो बताओ इस लाइन के अलॉन्ग अगर मैं मूव करूंगा तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा हो। तो जब मैं ए से बी आऊंगा तो यहां पर क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं कि dt बाई dv ग्रेटर देन जीरो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस विद वॉल्यूम। जिस पॉइंट पर इन दोनों ने कट, मतलब इस छोटे से बेटा, इस छोटे से डीबी सेगमेंट की बात करूंगा, बस इस बहुत छोटे से, यहां पर दोनों एक दूसरे को टेंजेंशियली कट कर, मतलब दोनों का स्लोप बराबर है, मतलब दोनों साथ साथ चले हैं। तो अगर मैं एट बी बात करूं तो इसको बोलते हैं, अभी मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं ग्राफिकली चाहता था कि आपके मन में आए। तो dt बाई dv जीरो, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद वॉल्यूम। इसके बाद क्या होगा, आपने कहा सर अब सब ऐसे कटेंगे, ऊपर वाले पे यहां पर आगे, तो अब यहां पर कहीं पर भी आप जैसे ये कट करेगा तो यहां पर देखिए अब लाइन नीचे जाएगी और आइसोथर्म ऊपर से जाएगा, यहां लाइन नीचे होगी, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो आइसोथर्म ऊपर होगा। तो अब इसका मतलब अब हम कहां पहुंच गए, आपने कहा सर अब हम आ गए यहां वाले सेगमेंट पे, इसको समझने लगे, अब हमारी लाइन नीचे हो गई और आइसोथर्म ऊपर से निकलने लग गया। तो अगर लाइन नीचे होगी मतलब अब टेम्परेचर घटना शुरू हो गया, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दिस इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन हैव। अब यहां से आप देखिए तो हर जगह पर आइसोथर्म देखो, आइसोथर्म ऊपर से निकला, लाइन नीचे से आ रही, तो अगर हम आइसोथर्म के नीचे से आ रहे हैं मतलब हमारा स्लोप आइसोथर्म से ज्यादा निगेटिव हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बी से सी की, तो आप बोलेंगे dt बाई dv इज लेस देन जीरो, मतलब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विद वॉल्यूम। तो आपने कहा सर इसका मतलब जो ये सेगमेंट जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं यहां पर कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम के बढ़ने के साथ, इसका मतलब वो बात कर रहे हैं बी के बाद वाले पॉइंट की, मतलब वो कहां से शुरू होगा, वो उस पॉइंट से शुरू होगा जहां पर dt बाई dv जीरो होगा, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा जहां से ये सेगमेंट शुरू हो सकता है, दैट इज द आइसोथर्म इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर dt बाई dv जीरो होगा। आपको पता है कि सर यहां पर क्या होता है, मैंने कहा बेटा यहां पर जो स्लोप होता है वो है कितना होता है, तो आपने कहा सर स्लोप ऑफ आइसोथर्म m कितना होता है, आपने कहा सर माइनस का p अपॉन v, जो भी प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा वो यहां पर। तो अगर ये इस सेगमेंट से आया है और मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक प्रेशर वॉल्यूम V1 था और अंतिम वॉल्यूम V2 था और इनिशियल प्रेशर P1 था, तो इसकी इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर P2 था, तो बेटा इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर इसका जो स्लोप हो जाएगा m, दैट इज माइनस साइन के साथ P1 माइनस P2 अपॉन V2 माइनस V1,
दिस माइनस अपॉन दिस tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ठीक आ जाएगा। तो आपने कहा सर स्टार्टिंग पॉइंट जो बन रहा होगा वो मैं यहां पर बोल सकता हूं, और यहां से मैंने आइसोथर्म की बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग को समझा। इसका मतलब एट इनिशियल पॉइंट ए, कहां पर, इस पॉइंट ए पर, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एट ए, मैं नेक्स्ट उस पर लिख देता हूं यहां पर। तो एट ए हम बोल सकते हैं कि एम ऑफ आइसोथर्म। तो आइसोथर्मल का क्या होता है, आपने कहा वहां का प्रेशर कितना है P, और वहां का कितना है V1, और इसका स्लोप कितना है लाइन का, आपने कहा माइनस साइन के साथ P1 माइनस P2 अपॉन V2 माइनस V1। ठीक है, अपने से माइनस कैंसिल हो गया, इट्स कम्स आउट टू बी P1 माइनस P2 अपॉन V2 माइनस V1, इट इज इक्वल्स टू P1 अपॉन V1। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई जो मैंने देखा कि अगर टेम्परेचर लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको, तो मैं कहूंगा ये शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से ये हो सकती है। तो मैंने इस पॉइंट को कहा शुरुआत की, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए, मुझे मैक्सिमम वर्क निकालना है, तो ए वहां से शुरू करूंगा जहां से पॉसिबल है शुरू कर पाना। अरे बोलो हाँ है, तो कहां से पॉसिबल है, जहां पर इसका स्लोप आइसोथर्म से मैच कर जाए। उसके बाद के सारे कर्व, सोचना ना सोचना ना सोचना, यहां पर ऐसे निकला होगा, इसके बाद वाले सब ऐसे निकलेंगे स्क्रीन टुकुम टुकुम। तो अब यहां पर हर जगह पर टेम्परेचर घटता जा रहा होगा, तो एक ऐसा पॉइंट होगा ए, इसके पहले के सारे जितने भी होंगे सब में ये ऊपर से जा रही होगी। क्या दिखाई पड़ता है? मैं इसको हटा देता हूं ताकि घिचपिच एक जगह ना हो। अब मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट को समझाने के लिए। आइए उस सेकेंड पॉइंट को और समझते हैं। तो पीवी स्पेस फॉर एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक का पीवी स्पेस समझिएगा। तो पहले एक बार मैं इसको जल्दी से कंपेयर कराऊंगा आइसोथर्मल के साथ, और फिर इसको अलग से ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आइसोथर्म के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और सुंदर सी हो जाए और बढ़िया सी हो जाए। मैंने कहा अगर मैं एक पॉइंट पर होता मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लीजिए कि एक पॉइंट से किसी एक वॉल्यूम से गैस को एक्सपेंड करता, तो गैस को एक्सपेंड करने के दो तरीके। हम सभी को पता है कि गैस को एक्सपेंड करते, मान लीजिए कि V1 से V2 लाते, V2 बहुत छोटा है, तो एडियाबेटिक का स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है, तो एडियाबेटिक ग्राफ कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पीवी कुछ दोनों को अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये अपना बन गया। तो ये एडियाबेटिक कर्व कुछ ऐसे आएगा, और ये वाला कर्व अपना कुछ यहां से ऐसे जा रहा है, आइसोथर्मल कर्व। तो येलो से हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया अपने पास एडियाबेटिक, ठीक है। अब जल्दी समझना, जो हमने समझा बस वही बात को देखना है, और यहां पर एक बात बस फील कर लेना, एक बात बस फील कर लेना, आइसोथर्मल और इसका, अब दोनों का अगर मैं एडियाबेटिक का वर्क डन देखता तो ये एडियाबेटिक का वर्क डन होता। आपने कहा यस सर एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन ये होगा, और ये यहां से ऐसे जाएगी। यस बिल्कुल सही बात। अब पहले मुझे बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर यहां का टेम्परेचर टी नॉट है, तो यहां का टेम्परेचर भी कितना होगा, टी नॉट, और इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर यहां का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है, आपने कहा सर ये रिप्रेजेंट करती है डीक्यू को जीरो होना, मतलब जो वर्क डन है वो उतना हो जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो माइनस का डी। मतलब आपने कहा कि सर टेम्परेचर उतना घट जाएगा या टेम्परेचर उतना घटेगा प्रति डीवी इंक्रीमेंट, प्रति डीवी इंक्रीमेंट टेम्परेचर उतना घटेगा कि सच दैट उसका एरिया अंडर द कर्व और उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपस में बराबर है। मतलब इंटरनल एनर्जी उतनी घट जाएगी जितने में इसका वर्क डन कवर हो रहा हो। मतलब ये एरिया अंडर द कर्व और ये टेम्परेचर चेंज के करस्पॉन्डिंग डी ये आपस में बराबर होगा। तो ये आपका पी डीवी इट शुड बी इक्वल टू एन सीवी, और ये डेल्टा टी है, तो टी नॉट माइनस टी नॉट माइनस डेल्टा, मतलब माइनस साइन लगाई हुआ है आपको, तो टी नॉट एनसीवी डेल्टा टी, तो इस तरीके से दोनों आपस में बराबर है। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात। अब मैं यहीं पर आपको एक बहुत अच्छी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अब दो लाइन यहीं पे समझना, बस यहीं पर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनके बीच में आता और इसके नीचे आता, मैं एडियाबेटिक से कंपेयर कराऊंगा, यहीं पर ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस सेगमेंट में ऐसे आऊं और मैं इस सेगमेंट में ऐसे आऊं, मतलब
स्ट्रेट लाइन मान लीजिएगा, क्योंकि कर्व है तो मैंने कर्व की तरह बना दिया, बहुत छोटे सेगमेंट हो गए, सब एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन कि आप कहीं और फोकस करो। ए, ये बी और ये सी, और इसको मैंने बोला है ए डैश। तो अगर मैं ए से बी आता, बेटा मेरे ध्यान से बताओ, अगर मैं ए से बी आता तो डी क्यू के लिए आप क्या बोलते, और अगर मैं ए से सी आता तो आप डी क्यू के लिए क्या बोलते। तो अब यहां पर देखिएगा स्लोप कंपैरिजन विद एडियाबैटिक कैसे। मैंने कहा अगर आप ए से बी आते, तो अगर आप ए से बी आते बेटा, तो आपका इंटरनल एनर्जी डी यू कम, अब सुनना क्योंकि मैं यहां पर साइन से डिफाइन करूंगा, कम निगेटिव होता, डी यू फ्रॉम ए टू बी कम निगेटिव होता देन डी यू फॉर ए टू ए डैश, मतलब जो एडियाबैटिक का था। एडियाबैटिक में ज्यादा टेम्परेचर गिरता, बी पॉइंट का टेम्परेचर कम गिरता, तो डेल्टा टी डैश तो कम होता, डेल्टा टी ज्यादा होता, मतलब यहां पर डी यू कम निगेटिव होता। एट द सेम टाइम वर्क डन, तो आप बोलते डी डब्ल्यू जो होता वो ज्यादा पॉजिटिव होता। सोचो, क्योंकि इसका एरिया अंडर कर्व बढ़ गया, ऊपर से आया तो इसका एरिया अंडर कर्व इतना एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आ गया कि नहीं आ गया, ये एक्स्ट्रा एरिया इंक्रीमेंट हो गया, तो आप डी डब्ल्यू ज्यादा होता, डी यू लेस नेगेटिव हो जाता। तो डी क्यू के लिए क्या आप बोलते, तो आप बोलते सर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, वहां पर डी यू ए से बी में कम निगेटिव हुआ और डी डब्ल्यू बढ़ गया पॉजिटिव का ज्यादा, तो इसका मतलब ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा, आपने कहा पॉजिटिव। मतलब यहां पर अगर आप जिस लाइन के अलोंग आ रहे हैं, अगर उसका स्लोप एडियाबैटिक से ज्यादा है, सॉरी कम है, धीरे धीरे आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका स्लोप अब एडियाबैटिक से कम हो जाए, मतलब मैं ए से सी की बात करूं, तो डी यू के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर डी यू ज्यादा निगेटिव इन कंपेरेटिव डी यू ऑफ ए से ए डैश, और सिमिलरली मैं बोलता तो बोलता कि डी डब्ल्यू वो भी कम होगा, क्योंकि वो कम हो गया तो इसका एरिया तो इतना ही बना ना बेटा नीचे वाला, तो डी डब्ल्यू कम पॉजिटिव होगा। तो हमने यहां से दूसरी बात भी सीख ली कि अगर आपका ये स्लोप कम है तो मतलब यहां पर ये मामला सेट हो रहा होगा। क्लियर है पॉइंट, पक्की बात है। आपने कहा सर हाँ ये बात तो ठीक है, इसका मतलब इस केस में डी क्यू कैसा होगा, आपने कहा डी यू ज्यादा निगेटिव हो गया और वर्क डन कम पॉजिटिव हो पाया, तो यहां पर तो हीट बाहर ही निकलेगी, ये तो मैं देख ही सकता हूं ए से सी और ए से सी में। तो आपने कहा सर इसका मतलब डी क्यू विल बी इक्वल टू निगेटिव। तो अब यहां पर हमने दो चीजें समझी कि हीट सप्लाई और हीट इजेक्शन कैसे देखें, आइसोथर्मल को छोड़ के एडियाबैटिक से कंपेयर कर दो। आइसोथर्मल से कम कंपेयर करना है टेम्परेचर के लिए, क्योंकि वो टेम्परेचर कांस्टेंट बताती है। आइडियाबैटिक डीक्यू बराबर 0 बताती है, तो डीक्यू बराबर 0 के लिए आप आइसोथर्मल से कंपेयर कर दीजिए, आपको सटाक सेंसर निकल के आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा अब क्या बचा, अब तो बस बेसिक बात आपको अब मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दी है, अब मैं इसी चीज को यहां समझा देता हूं। तो अब सोचना ना बिल्कुल वही सेम डायग्राम कि जैसे एडियाबैटिक कर्व्स बन रहे होंगे आप, तो एडियाबैटिक कर्व्स कितने होंगे, आपने कहा सर एडियाबैटिक कर्व्स तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एडियाबैटिक कर्व होंगे। मैंने कहा यस मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे कितने सारे, आपने कहा सर अब एडियाबैटिक कर्व का स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है, बट होता तो लगभग लगभग इसी की तरह है ना, पीवी डायग्राम की तरह ही तो होता है ऐसे। दो आइसोथर्म कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो दो एडियाबैट्स भी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, याद रखिएगा दे नेवर इंटरसेक्ट। मैं हाथ से बना रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको मतलब लाइंस ऐसे दिखाई पड़ सकती हैं क्योंकि ये हैंडमेड है, ठीक है ना। तो ये आइसोथर्म, ये एडियाबैट्स बन रहे हैं, ये क्या है बेटा, दीज आर द एडियाबैट्स। ये क्या है बच्चे, ये हो गए एडियाबैट्स, ये एडियाबैट्स है। एडियाबैट्स ये क्या हो गए, एडियाबैट्स, एडियाबैट्स पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या होता है, आपने कहा इसका स्लोप होता है माइनस का गामा टाइम्स ऑफ पी वाई, मतलब एडियाबैटिक से थोड़ा सा ज्यादा। अब मैं यहां पर एक लाइन वापस बनाने जा रहा हूं,
किसी एक पॉइंट से लेके। अब मैं यहां पर एक वापस से एक लाइन बनाऊंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, ये लाइन बन गई, ठीक है। अब ये लाइन इस पॉइंट पर इस एडियाबैट्स को, ठीक है, एडियाबैट्स को क्या कर रही है, टच कर रही है। अब इसके पीछे देखो और इसके आगे देखो, क्या देखोगे, इसके पीछे देखोगे तो सारे एडियाबैट्स नीचे और लाइन ऊपर। मतलब कहानी कैसे, आपने कहा सर ये वाली लाइन ऊपर एडियाबैट्स नीचे, मतलब डीक्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डीक्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब जब मैं यहां से यहां आ रहा हूंगा, ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को, मैं वापस से इसको नाम दे देता हूं ए बी और ये हो गया सी। तो जब मैं यहां से निकल रहा हूं मेरे दोस्त, इसका मतलब ए से बी की प्रोसेस क्या है। तो आपने कहा सर यहां पर इस जोन में क्या है, आपने कहा सर यहां पर कहीं पर भी देखिए एडियाबैट्स नीचे लाइन ऊपर, हर जगह पर देखेंगे कहीं पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपका जो बनेगा वहां पर फॉर वेरी स्मॉल चेंज ऑफ डीबी आप कहीं पर भी देखेंगे तो एडियाबैट्स का स्लोप ज्यादा, मतलब एडियाबैट्स नीचे से जा रहे हैं और लाइन ऊपर से आ रही है। इसका मतलब मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूं, इसका मतलब इस ये रीजन कौन सा हो गया, आपने कहा सर ये रीजन हो गया जहां पर ये वो रीजन हो गया, ए से बी का वो रीजन हो गया जहां पर डी क्यू इज पॉजिटिव। मतलब डी क्यू बाई डीबी को मैं बोलूंगा ग्रेटर देन जीरो, मतलब वॉल्यूम बढ़ने के साथ हीट सप्लाई की जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज के साथ हीट सप्लाई होगी। और इसके बाद का रीजन आपने कहा सर इसके बाद देखिए, अब के सारे एडियाबैट, सारे के सारे एडियाबैट्स ऊपर, देखिए एडियाबैट्स ऊपर और लाइन नीचे। इसका मतलब बी से सी का वो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा बी से सी का रीजन, इस रीजन में डी क्यू बाई डीवी ये कैसा हो जाएगा, आपने बोला सॉरी हाँ ये लेस देन जीरो हो जाएगा। मतलब हीट इज इजेक्टेड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ यहां हीट सॉरी इंक्रीज इन वॉल्यूम, माय मिस्टेक, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहां पर इस जगह पर आप एडियाबैट से अगर आते तो आपका ज्यादा डीबी में चेंज होता, मतलब डीबी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज कम होता, ऊपर की बात। यहां पर टेम्परेचर चेंज ज्यादा होता, मतलब यहां ज्यादा तेजी से नीचे गिरता। तो ये वाला वो पॉइंट होगा, ये बी वाला जो एग्जैक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डी क्यू बाई डीवी, इस पॉइंट पर जीरो, मतलब इस पॉइंट पर सेम एज एडियाबैटिक। मतलब इस पर्टिकुलर क्षण पर, इस पर्टिकुलर क्षण पर, इस पर्टिकुलर क्षण पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इस पर्टिकुलर क्षण में, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये गैस जो होगी वो अपना नेचर बदलेगी। इसको मैं बोलता हूं हीट यहां से सप्लाई की जा रही, तो इसको मैं बोलता हूं एंडोथर्मिक, और इसको मैं बोलता हूं बेटा एक्सोथर्मिक। हीट बाहर निकल रही, और ये वो पॉइंट होता है ट्रांजिशन, बोलते हैं सेम एज एडियाबैटिक, मतलब नो हीट इज सप्लाइड विद द चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से ट्रांजिशन होता है। तो अब मुझे यहां पर कंडीशन क्या दी गई, यहां पर कंडीशन क्या दी गई, कंडीशन दूसरी वाली पढ़ना। अब बोला गया कि हीट इज सप्लाइड एंड द हीट इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड। मतलब मुझे वो रीजन चाहिए, मुझे कौन सा रीजन चाहिए बेटा, हीट जहां लगातार सप्लाई की जा रही है, मतलब मैं ऊपर वाले रीजन में रहूं। मतलब जो बी वाला पॉइंट होना चाहिए उसका, वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो लास्ट पॉइंट बने, क्योंकि इसके बाद से हीट निकलना शुरू हो जाएगी। तो आपने कहा अगर मैं बात कर रहा हूं स्लोप की, तो मैंने कहा वो लास्ट पॉइंट होगा जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप मैच हो जाएगा। तो एम ऑफ द एडियाबैटिक इट शुड बी इक्वल टू एम ऑफ द लाइन। एडियाबैटिक का कितना होता है हमने देख लिया, तो आइए चलिए वहां पर हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो अब मैं वापस आता हूं, और इस अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपने समझा होगा, तो मैं वापस से अपनी चीज को करता हूं एट बी। तो ये तो गए एट ए की बात, अब मैं यहां पर लिख देता हूं एट बी। तो बी पॉइंट क्या होगा, यहां पर आपका डी क्यू बाई डीवी जीरो हो जाएगा। यहां पर क्या था अपना डी टी बाई डीवी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ जस्ट जीरो, उसके बाद टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा। और यहां पर डी क्यू डीवी जहां जीरो का उसके बाद, तो इसके पहले की सिचुएशन लेनी, मतलब डी क्यू डीवी जहां जीरो हो रहा है उसके पहले रहना है। तो इसका मतलब हो गया डी क्यू डीवी जहां जीरो हो रहा होगा वहां पर एम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन इट शुड बी इक्वल टू एम ऑफ द एडियाबैट्स। तो इस लाइन का बी पॉइंट पर जो स्लोप होगा
तो बी पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, आपने कहा P2 अपॉन V2। तो अगर मैं एडियाबैट के हिसाब से देखता तो वहां का गामा P2 बाई V2 विद माइनस साइन, और यहां पर आता माइनस का P1 माइनस P2 अपॉन V2 माइनस V1। अगेन यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने दो अंडरस्टैंडिंग जो थी, जो मैं आपको ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था, आई थिंक वो मैं दे पाया हूं। अब मैं चलता हूं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इज नॉट अ वेरी बिग डील, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते थे। INPHO ने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया है दैट इज आल्सो वेल एंड गुड इवन, एंड जो सॉल्यूशन INJS जो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं वो भी अच्छा है। मतलब दोनों चीजें सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, बट ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को यहां पर एक बार समझा देता हूं। हम्म, तो अब जैसे कोई भी लाइन आएगी, और हमेशा याद रखना ये बात, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट, अगर कोई भी लाइन है आप हमेशा देखेंगे कि इसका अगर ये लाइन यहां P नॉट से शुरू होती है और ये लाइन यहां V नॉट से शुरू होती है। एक छोटी सी बात समझा देता हूं कि आइसोथर्म विल ऑलवेज टच द लाइन एट, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के आ जाएगा। मतलब इस लाइन की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का P नॉट अपॉन V नॉट इंटू V प्लस P नॉट, और अगर आप इसको टाइम टेम्परेचर टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा nRT बाई V, इट इज इक्वल टू माइनस का P नॉट अपॉन V नॉट इंटू V प्लस P नॉट। और इसको अगर आप चाहें बेटा तो टेम्परेचर के टर्म्स में इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन NR, नीचे जाएगा और वॉल्यूम ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो माइनस का P नॉट V नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस, ये तो मैंने बाहर दिया पूरा, इंटू हो जाएगा P नॉट इंटू V। तो अगर आप यहाँ से dt बाई dv को जीरो करते हैं तो यू विल गेट दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू V नॉट बाई 2। तो टेम्परेचर जहां पर होता है वो पॉइंट होता है जहां पर इसका ये V नॉट बाई 2 और ये टॉप का V नॉट बाई 2। तो मिड पॉइंट पर dt बाई dv जीरो होता है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है, ये हमेशा करेक्ट होगा, इसलिए इसको दिमाग में रखेंगे। तो आइसोथर्म हमेशा उस पॉइंट पे कट करता है जहां पर उसके लास्ट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हाफ आ रहा हो, तो उस पॉइंट पर आपका आइसोथर्म टेंजेंट बनाता है। तो चलिए मैं वापस अपने पॉइंट पर आ जाता हूं, ये तो छोटा सा पॉइंट था। तो हमारे पास एक लाइन दी गई, तो मैंने कहा लाइन कुछ ऐसे शुरू होगी क्योंकि उसके हाफ के बाद शुरू होनी, और ये लाइन कुछ ऐसी रहेगी जहां पर इसका स्लोप, जहां पर एडियाबैट्स इसको टच कर रहे होंगे। मतलब एक जगह पर आइसोथर्म की टचिंग होगी और एक जगह पर यहां पर एडियाबैट्स की टचिंग होगी, ठीक है ना। तो टचिंग टचिंग का गेम खेल लेते हैं। एक जगह पर एडियाबैट्स की टचिंग होगी, बहुत भारी होता है डायग्राम बनाना यार। हाँ चलो, तो ये हो गया एडियाबैटिक की टचिंग, मतलब पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये हो गया आइसोथर्म मतलब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये पॉइंट हमने बना दिया P1 V1, और ये वाला पॉइंट हो गया बेटा अपने पास V2, और इसको मैं बोल सकता हूं P2। बेटा बहुत, अरे भैया इसको मैंने बोल दिया P2, ठीक है ना। तो अब जल्दी से मुझे वर्क डन को मैक्सिमाइज करना है, तो फटाफट वर्क डन की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने बोला A, इस पॉइंट को मैंने बोला B, तो वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में। आपने कहा सर ये तो क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम बन जाएगा। ट्रेपेजियम के एरिया अंदर क्या हो जाएगा 1/2, दोनों साइड लेंथ का हाफ, तो 1/2 P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस दैट इज V2 माइनस U1। तो ये हो गया मेरे पास वर्क डन। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, ये मेरे पास वर्क डन निकल के आ गया। मुझे इसी को तो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने कंडीशंस पहले लगा दी कि ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो और एंडिंग पॉइंट यहाँ हो, क्योंकि इसके बाद इसकी लाइन वो हो जाएगी। तो मेरा मैक्सिमम कंडीशन मैंने लगा दी, दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन दैट द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द आइसोथर्म, मतलब इस पॉइंट पर dt बाई dv जीरो होना चाहिए और इस पॉइंट पर dq बाई dv जीरो होना चाहिए। तो मैंने दोनों कंडीशंस लगा दी। इसी चीज को आप न्यूमेरिकली भी अप्लाई कर सकते थे कि आप लाइन इक्वेशन लिखें और न्यूमेरिकली अप्लाई कर दें, दैट इज आल्सो वेल एंड गुड, बट मैंने उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। दोनों ही चीजें सही है, मतलब मेन चीज है कि ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर स्लोप अगर मैं देखूंगा
तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना हो गया, आपने लिखा P1 अपॉन V1, क्योंकि निगेटिव है सबका निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं सबका निगेटिव लिख रहा हूं। इसका स्लोप हो जाएगा बेटा P1 माइनस P2 अपॉन V2 माइनस सबका निगेटिव मैंने क्या रखिएगा गामा टाइम्स ऑफ P2 बाई V2। तो आपने कहा स्लोप कंपैरिजन से मैंने मेरे पास पहली इक्वेशन ये निकल के आ गई जो मैंने पहले बना दी थी। और मेरे को एक चीज और पता चल गई है, अच्छा अब मुझे ये वर्क का मैक्सिमम निकालना, मतलब मुझे कैलकुलेशन करनी है इस पॉइंट की। मेरे पास गिवन डेटा क्या है, अब जब मैं कैलकुलेशन करने चलूं, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो पहले मेरा ऑब्जेक्टिव हो ये तो पता करें डेटा क्या गिवन है। तो मैं अगर डेटा आपको डिफाइन करूं तो मेरे पास सिर्फ दो चीजें गिवन है यहाँ पे, क्या क्या, एक ये टेम्परेचर कहां का, ए बिंदु का, इस ए पॉइंट का टेम्परेचर तो 227 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 500 केल्विन। और दूसरा क्या गिवन है, ये गामा 5/3 का, और नंबर ऑफ मोल 1 है। तो एन की वैल्यू 1 गिवन है, गामा गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। ठीक, तो अब मैं अपनी कहानी को यहां पर वापस लेके चल रहा हूं। तो आपने कहा सर डेटा जो गिवन है वो अपने पास हो गया एन आर इंटू 500, इसकी वैल्यू है P1 इंटू V1, P1 V1 की वैल्यू गिवन है क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, और इसके साथ गामा गिवन है 5/3। तो अब आपने कहा अब पूरे के पूरे को चेंज करो, मतलब अब इस कंडीशन को देखते हुए इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क डन की कोशिश करनी है निकालने की। तो पहले बेटा हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ भी करें तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि मैं अब मुझे इसको सॉल्व करना है, गिवन P1 V1 ही दिया गया है और ये कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनके हेल्प से मुझे डिफाइन करनी है सारी वैल्यूज को। कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। P1 इंटू V2 माइनस V1, वो P1 माइनस P2 इंटू V1 के बराबर हो जाएगा। अलग अलग वैल्यूज को रख सकते हैं, मतलब बहुत सारे मैनिपुलेशंस हैं जो किए जा सकते हैं। मैं एक सिंपल से मैनिपुलेशन के साथ चलने की कोशिश करूंगा, मतलब मैनिपुलेशन ऐसा नहीं है, अब ये सोचने की बात है, यहां से आपका मैथमेटिक्स दिमाग चालू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। V2 माइनस V1 को रिप्लेस मार सकते हैं। अगर मैंने V2 माइनस V1 को रिप्लेस मार देते हैं तो मेरे पास सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है, V2 माइनस V1 उधर जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू P1 माइनस P2, P1 प्लस P2 तो V2, तो P1 माइनस P2, और ये V1 ऊपर आ गया और P1 नीचे चला गया, तो V1 अपॉन P1 पहली इक्वेशन बन गई। अगर मैं यहां से रिप्लेसमेंट चालू करूं तो, और फिर यहां से बन जाएगा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इंटू V1 अपॉन P1। ठीक है, सिंपल मैनिपुलेशंस है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर देते ना, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 V1 ये तो मुझे पता है, माइनस P2 स्क्वायर इंटू V1 अपॉन P1। ठीक है, या आप चाहते तो आप ऊपर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, P1 V2 का टर्म आ जाता और सारे टर्म्स भी निकल के आ सकते थे। ऊपर भी आप चाहें तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर बहुत आसानी से कर भी सकते हैं और आसानी से आप देख भी सकते हैं। तो एक बार जल्दी से मैनिपुलेट करो। आई थिंक बेटा और बेहतर इस बात को लेकर रहेगा कि मैं इसको पूरा डिवाइड करके देख लेते हैं, मतलब ताकि पूरी इक्वेशन को एक जगह पर हम लेकर आ जाए, ठीक है ना, और ज्यादा आसान रहेगा। मैं एक नेक्स्ट पेज पे ही पूरी सिचुएशन को करता हूँ। तो मेरे पास गिवन में है, मुझे जो निकालना है वो है 1/2 P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। ठीक है ना, अब मैं दो तरफ की कैलकुलेशन एक साथ कंबाइन करता हूँ और कोशिश करेंगे कि सब कुछ को एक तरफ लेकर आ जाए। मेरे पास जो डेटा गिवन है वो है P1 अपॉन V1, इट शुड बी इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन V2 माइनस V1, इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ P2 V2। ठीक है ना, तो इन सभी से इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी इक्वेशन को देखते हैं क्या बनने वाला है। तो मैनिपुलेशंस करते हैं, 1/2 मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले तो, P1 V2, P1 इधर जाएगा, माइनस का P1 V1, ये हो गया प्लस का P2 V2 और माइनस का हो गया P2 V1। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि P1 V2, P2 V2 और P2 V2 सबको P1 V1 में लेके आओ। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्टिव को कैसे करते हैं, इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। पहले क्या इक्वेशन बनेगी, तो P1 इंटू V2 माइनस V1 इट शुड बी इक्वल टू V1 इंटू P1 माइनस P2। तो क्या इक्वेशन बन गई बेटा, ये
P1 V2 माइनस P1 V1 इट इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V1। अच्छा, यहां से मेरे पास एक बड़ी अच्छी से रिलेशन निकल के आ रहा है, P2 V1। ठीक है, तो ये P1 इधर चला जाएगा तो 2P1 V1 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ P1 V1 इट इज इक्वल्स टू P1 V2 प्लस P2 V1। पहली इक्वेशन। कन्वर्जन देखना बहुत ही प्यारे तरीके से, आपको कन्वर्जन देखना, कुछ खास काम नहीं। इन दोनों से इक्वेशन बना देता हूं, तो V1 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू V2 इट इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ P2 इंटू V2 माइनस V1। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, P1 V2 माइनस P2 V2 गामा टाइम्स ऑफ P2 V2 माइनस गामा टाइम्स ऑफ P1 V1। तो वही सेम इक्वेशन है अबाउट P2 V1, P2 V1। ठीक है, तो अब ये P2 V2 वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो इसको अब यहाँ पर 2 ना होके गामा प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये इधर चला जाए, ये वाला इधर आ जाए तो प्लस हो जाएगा ये, तो P1 V2 प्लस गामा टाइम्स ऑफ P2 V1। ठीक है, एक इन दोनों से इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों से इक्वेशन क्या बन गई कि दैट P1 V2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ P2 V1। अब मैं इजीली इनको रिप्लेस कर सकता हूं सारी सिचुएशंस को, ठीक है ना, क्योंकि मुझे रिलेशन मिल गया P1 V2 और P2 V1 का। तो P1 V2 जो है वो गामा टाइम्स ऑफ P2 V1, तो मैंने लिखा 1/2, इसको लिख सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ P2 V1, और ये गामा टाइम्स ऑफ P2 V1, और ये P2 V2 बन गया है, यहां पर आ गया माइनस का P2 V1, तो ये है माइनस का P2 V1, इसको एक तरफ ले आता हूं ताकि सब, और माइनस का है P1 V1 और प्लस का है ये P2 V2। ठीक है ना, तो मुझे पहला तो रिलेशन ये दिख गया। अब मैंने यहां पर बोला देखो ये P1 V1, और सॉरी ये P1 V1 क्यों होगा, ये P1 V2 होगा ना, ये वाला इधर जाएगा और ये गामा टाइम्स इधर आ जाएगा, तो P2 V2 ये दोनों टर्म्स इधर ऐड हो गए, साथ इधर जाके ऐड हो गए, और ये वाला इधर आ गया, तो P1 V2 प्लस गामा टाइम्स ऑफ P2 V1। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो P1 V2 को वापस अगर मैं लिख दूं गामा टाइम्स ऑफ P2 V1, तो मेरे लिए और कहानी सेट हो जा रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं P2 V1 की वैल्यू निकाल पाऊंगा, P2 V1। तो ये कितना हो गया, गामा प्लस 1 टाइम्स ऑफ P2 V2। बहुत ही शानदार। सिमिलरली यहां पर देखो तो P1 V2 और ये हो गया P2 V1, वापस से अगर मैं इसको लिख दूं गामा टाइम्स ऑफ P2 V1, तो मेरे पास सब इक्वेशन एक तरफ घूम गई। अरे वाह, मजा आ गया भैया। तो ये गामा प्लस 1 टाइम्स ऑफ P2 V1 हो गया। अरे भैया हो गया काम अपना, 2P1 V1। तो आपने कहा सर देखो हमारे पास P2 V1 की वैल्यू निकल के आ गई 2 बटे गामा प्लस 1 टाइम्स ऑफ P1 V1। ठीक है, और यही P2 V1 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास P2 V2 भी निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा P2 V2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो गया गामा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 गामा टाइम्स ऑफ P2 V1 कितना आ गया है, ये 2 टाइम्स है, तो 2 बटे गामा प्लस 1 इंटू P1 V1, और इसका गामा प्लस 1 एक और नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ गया गामा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 2 दूनी 4 4 गामा अपॉन P1, ये आ गया अपने पास P2 V2। तो मेरे पास सारे एक्सप्रेशन निकल के आ गए। अब मैं आसानी से सारी वैल्यूज को पुट भी कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कोई चैलेंज भी नहीं रह गया अब तो। ठीक है ना, तो ये गामा माइनस 1, तो P2 V1 की वैल्यू कितनी हो गई, मैं यहीं पे कैलकुलेट करता कि ज्यादा दिक्कत ना रहा, एक ही जगह पे 2 गामा कितना है बेटा 5/3 प्लस 1 इंटू P1 V1, सबको P1 V1 के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 6/8 P1 V1। 2 बटे गामा, तो ये 6/8, 6/8 का मतलब हो गया 2 3/4, ये आ जाएगा 3/4, यहाँ पर हो गया P2 V1, और यहाँ पर अपना गामा माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन और हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी P2 V1 की, तो 1/2 गामा माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा बेटा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई P1 V1 माइनस का ये हो गया P1 V1। अब P2 V2 को डाल देते हैं, तो P2 V2 कितना है 4 टाइम्स ऑफ गामा, तो 4 गुणे 5/3 बटे गामा, 5/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8/3 का होल स्क्वायर इंटू P1 V1। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 4 पंचे 20/3, नीचे हो जाएगा 64 और 9 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 20 ऊपर 3 60, तो 60/64 P1 V1। कैलकुलेट करिए,
देखो भाई आ गया, तो इसको मैं लिखा +60/64 P1V1, ठीक है। तो गामा -1 यहाँ पे भी लिख देते, 5/3 -1 करेंगे तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2/3 यहाँ पर बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 माइनस P1 सबका बाहर कर लेते हैं, माइनस का 1 प्लस का 60, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 16 चौको 64 इंटू P1V1 को लिख सकते हैं nRT1 n इंटू 25/3 इंटू टेम्परेचर लिख देंगे 500, n की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको 1 लिख दो। 3 से 3 गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 -1 प्लस 15/16 इंटू 25/3 इंटू 500, 25 पंचे 125, तो 25 इंटू 500/3। चलो वैल्यू से लिखो, 1/2 माइनस करेंगे इसके साथ, तो 16 एलसीएम ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं 8/16, 16/16 और 25 और 15, 15 और 8 23 और -16, 23 -16 हो जाएगा 7, 7/16 ये आ जाएगा इंटू 25 गुणे 500/3। आई थिंक आपका आंसर आ चुका है, कैलकुलेट कर लीजिए, आई थिंक यू कैन गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से कर देते हैं फटाफट, 25 गुणे 500 मल्टीप्लाइड बाई 7, 87,500 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 16 और डिवाइडेड बाई 2, लगभग 911। तो आंसर विल बी 911 जूल, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी पार्ट। आई थिंक इजी पार्ट रहा, आसानी से आपने सिर्फ मैनिपुलेशन करके आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं, और दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। तो इसको देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अमेजिंग पार्ट कि आप पीवी स्पेस को समझो, ऊपर नीचे की कहानी को समझ जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग वन, होपफुली आपको मजा आया होगा। तो जल्दी से अगर मजा आ गया है तो बता दो कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।